हेलो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एनर्जी पॉलिसी बेसिकली है क्या, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ 4 की एरियाज हैं अंडर दिस पॉलिसी, ये हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर मेंस पर्सपेक्टिव से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। केस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इसको हम जानेंगे। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजंक्शन ऑफ एनईपी विद द इकोनॉमिक पॉलिसी, कि क्या जो हमारी आर्थिक पॉलिसी है उसके साथ हमारी नेशनल एनर्जी पॉलिसी काम कर सकती है या कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे। फाइनली जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है 2040 के लिए, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। नाउ देखिए, एक बेसिक इंट्रो ये है। द बेसिक पर्पस बिहाइंड एनी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो बनाई जाती है, इज़ टू एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिंग फ्यूचर डिमांड्स। मेन उसमें हम ये सोचते हैं कि अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ पर जाना है। तो जो नेशनल एनर्जी पॉलिसी है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है और उसके हिसाब से नीति आयोग ने ये पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में 2 टाइम होराइजन्स को कवर किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है नियर टर्म टू 2022 और एक है मीडियम टर्म टू 2040। 2022 में क्या है, द टाइम फ्रेम अप टू 2022 इज शॉर्ट इनफ दैट इट अलाउज अस टू डिस्कस द इंटरवेंशंस दैट आर रिक्वायर्ड राइट अवे। ये तो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट हो गए कि 2022 तक हम कहाँ पे देखना चाहते हैं हमारी एनर्जी नीड्स को, डिमांड को, सप्लाई को। सिमिलरली आप अगर 2040 में देखें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन है। इसमें हम देख सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन हम कौन कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, किन्हें कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये 2 टाइम होराइजन्स हैं हमारी नेशनल एनर्जी पॉलिसी में। ना जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारी एनर्जी पॉलिसी में 4 की एरियाज़ हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न ये होगा, पहले जो की एरिया है इसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट की एरिया, इस पर कुछ कमेंट्री होगी, कुछ कमेंट्स होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर। नाउ अगर हम पहले की एरिया को देखें अंडर एनईपी, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया आपको पता है कि एक बहुत ही अमीर कंट्री नहीं है। हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, वो आज भी काफ़ी हद तक पुअर है, पावर्टी है, काफ़ी जगह डेप्रिवेशन है। तो एनर्जी फॉर ऑल एट अफोर्डेबल प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस की बात है इंडिया के लिए कि जो आने वाली आबादी लोअर मिडिल क्लास में पहुंचेगी पावर्टी से, फिर उसके बाद मिडिल क्लास में, उनके पास एनर्जी सस्ते रेट पर पहुंचनी चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू ऑल इज़ ए प्रायोरिटी। सबको क्लीन कुकिंग फ्यूल भी मिलना चाहिए। हैंस पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड 100% नेशनल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2022। ठीक है, तो इस पॉलिसी के अंडर हम 2022 तक 100% नेशनल इलेक्ट्रिफिकेशन देखना चाहते हैं। उसके बाद द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजीज टू ऑल विद इन ए रीजनेबल टाइम बाय रिमूविंग डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल बायोमास। ट्रेडिशनल बायोमास जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर रूरल एरिया में, उस पर लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड की पॉइंट है improved security and independence. Improved energy security strives towards reduced import dependence as India imports oil, gas and coal. हमारा देश ऑफ कोर्स ऑयल इंपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, इराक से भी करता है। उसके अलावा हम गैस इंपोर्ट करते हैं प्राइमरली फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक कतर, और फिर हम कोल भी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमारा जो कोल है इंडिया में उसमें कार्बन आपको इतना मिलेगा नहीं। क्वालिटी जो है उस कोल की इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। ऑस्ट्रेलियन कोल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो हम जब ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर एनर्जी डिपेंडेंट। हमारे पास प्रॉपर एनर्जी सिक्योरिटी है नहीं। कल को मान लो कि कुछ इंपोर्ट डिसरप्शन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आजकल काफ़ी बात चल रही है कि यूएस ईरान की वॉर हो सकती है। तो अगर एक वॉर ऐसी होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे गल्फ रीजन पर भी होगा। ऐसे टाइम में जो इंडिया की शिपमेंट है ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस, ये इम्पैक्ट होगी। तो वी शुड बी रेडी कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का। इसके लिए डोमेस्टिक रिजर्व्स ऑफ ऑयल, कोल एंड गैस एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन एट कंपैरेटिव प्राइसेस प्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स। इसके लिए पहली बात तो
इंडिया में ही काफ़ी जगह हमने प्रॉपरली ऑयल की एक्सप्लोरेशन करी नहीं है, कोल की नहीं करी, गैस की नहीं करी। ये करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी बनाने पड़ेंगे, मतलब कि अपने कंट्री में बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस को स्टोर करके रखना कि कल को अगर वॉर हो जाती है या फिर कोई ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी हो जाती है तो हम लोग एनर्जी स्टार्व्ड ना रहें। फिर है ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी। द सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव emphasizes the need to build up resilience towards natural catastrophes that are likely to increase as a result of climate change and also air pollution। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ करने में, ठीक है। ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी जो है थर्ड की एरिया। अबाउट 90% ऑफ कमर्शियल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई वॉज मेड बाय फॉसिल फ्यूल्स। इंडिया में 90% जो प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी सप्लाई है वो फॉसिल फ्यूल यानी कि ऑयल, हम डिस्कस कर चुके हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है, वहाँ से हम लेते हैं। नाउ अगर हम इस फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन को कट कर देते हैं तो इससे दो गोल्स हम अचीव कर पाएंगे, एक तो सस्टेनेबिलिटी और दूसरा सिक्योरिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि इससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि हमें डिपेंड नहीं करना होगा बाहर के कंट्रीज़ पर हमारी एनर्जी नीड्स के लिए। तो यहाँ पे बात आती है एनर्जी एफिशिएंसी और रीन्यूएबल एनर्जी की। इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी, ये सब हम इस सब पे हम फोकस कर सकते हैं। फिर हम आते हैं चौथे की एरिया पे, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, एनईपी मस्ट एंश्योर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। एनईपी को फोकस करना होगा कि जो भी इनके स्टेप्स हो उससे इवेंचुअली देश में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आए। अगर आपके देश में एफिशिएंट एनर्जी मिल रही है लोगों को, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सारे हर टाइप की एनर्जी लोगों को मिल रही है, तो इससे ग्रोथ दो तरीके से बढ़ती है। फर्स्टली, एनर्जी इज द लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमी एंड एन इम्पॉर्टेंट एनेबलिंग फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड इट्स अवेलेबिलिटी एट कंपेरेटिव प्राइसेस इज क्रिटिकल टू द कंपेरेटिवनेस ऑफ एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स। दूसरी बात यह है कि बीइंग अ वास्ट सेक्टर इन इटसेल्फ, इट्स ग्रोथ कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। देखिए, पहली बात तो अगर आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिव रेट्स पे मिलती है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और एनर्जी को प्रोड्यूस करना अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर होता है। तो जब ये सेक्टर आगे बढ़ेगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये अपने आप में ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करता है। नाउ अब ये समझ में बात कर ली कि ये हमारे गोल्स हैं अंडर एनईपी, ये 4 की पॉइंट्स हैं। सुनने में अच्छा लगता है, मगर एक हकीकत ये भी है कि क्या ये चारों गोल्स एक साथ, एक दूसरे के साथ हारमनी में काम कर सकते हैं? मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि चारों के चारों गोल्स हम अचीव कर ले और कोई भी गोल यहाँ पे दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। जैसे कि देखो, एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग इन आर केस सिंस आर एनर्जी इंपोर्ट्स आर प्रिडोमिनेटली फॉसिल फ्यूल बेस्ड। रिडक्शन इन इम्पोर्ट एंड इट्स एमिशन कैन बी बोथ अचीव थ्रू एन एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन। उसके अलावा एज लॉन्ग एज फॉसिल फ्यूल्स रिमेन द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, द गोल ऑफ एनर्जी एक्सेसिबिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस वुड कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नाउ हम बात करते हैं कि हमको फॉसिल फ्यूल्स कट करने हैं, रीन्यूएबल पे ज़रा फोकस करना है, मगर रियलिटी ये है कि आज भी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये काफ़ी हद तक चीपर है कंपेयर टू रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसलिए अभी के लिए जो हमारे पास सिनेरियो है, हम एक चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, या तो लोगों को सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी दो, या फिर हम सस्टेनेबिलिटी में काम करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो ये आज के टाइम में एक पैराडॉक्स है इंडिया के सामने। ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक रीन्यूएबल एनर्जी को हम ऑल टुगेदर फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा सस्ता ना बना दे। और देखिए, एक होता है कि आप एट सोर्स उसको सस्ता बना दें, दूसरी बात ये होती है कि उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिसिटी जो आपने वहाँ से प्रोड्यूस करी है, उसको दूर तक फैलाना, दूर तक जो वेरियस सिटीज़ हैं वहाँ पर पहुँचाना, और जो एनर्जी को आप यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके चार्जेस भी कम होने चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है फॉर द टाइम बीइंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनईपी के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एनर्जी स्ट्रैटेजी है जो हमारी, इसको हमें लिंक करना होगा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर टू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग कंपेरेटिवनेस टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी मेट। तो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में बात करें, 2040 में जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे।
पहली बात तो देखिए, जो अर्बनाइजेशन है इंडिया में ये 45-47% तक बढ़ जाएगी, वाइल करंट शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द जीडीपी विल डबल टू 30%। तो जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एनर्जी डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, तब तक 2040 तक 1.6 बिलियन के आसपास हो जाएगी। तो इस सब की वजह से जो एनर्जी डिमांड है इंडिया में ऑल टुगेदर ये 2.7 टू 3.2 टाइम्स बढ़ जाएगी 2040 तक। तो एनईपी को आने वाले टाइम में डिलीवर करना होगा कि सारी जो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है ये कंप्लीट हो बाय 2040। तो ये था ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हमने कवर कर लिए हैं।